हेलो फ्यूचर डॉक्टर। मैं आपका अपना संगम पांडे। बेटा संगम सर बायोलॉजी के इस चैनल पर आपकी नीट की जर्नी 2027 को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक सीरीज के साथ आपके साथ जुड़े हैं। बेटा सीरीज का नाम था क्या आप जानते हैं। इसी सीरीज के दूसरे एपिसोड में आज हम लोग एनसीईआरटी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करने वाले हैं। आइए आज हम लोग बात करेंगे कि बेटा कौन से साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन से एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का यूज किया है। आइए बात करें एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट की। तो बेटा एंगलमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्लेडोफोरा एल्गी का यूज किया है। याद रखेंगे बेटा ये क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी होती है। एंगलमैन को आप याद रखेंगे एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट के लिए। बेटा इन्होंने ही बता दिया था कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन में होती है। प्रीस्टले ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बेटा मिंट प्लांट को लिया है। तो प्रीस्टले का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बेटा मिंट प्लांट है। आपको याद होगा 1770 में सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट प्रीस्टले ने कंडक्ट किया था। बेटा माइस का भी यूज किया है, कैंडल का भी यूज किया और बेलजार का भी यूज किया था। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट याद रखेंगे वान नील का। बेटा वान नील ने अपने एक्सपेरिमेंट में पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का यूज किया था। बेटा बाय प्रोफेशन वान नील माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया था कि बेटा फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन CO2 से नहीं बल्कि H2O से निकलती है। और बेटा ये इवेंट उनका माइलस्टोन साबित हुआ फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे मेंडल एक्सपेरिमेंट की। बेटा मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में गार्डन पीक को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के तौर पर यूज किया। मेंडल को आपने फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा है। बेटा मेंडल ने 7 ईयर तक 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर का यूज करके एक्सपेरिमेंट किया। 1856 से लेकर 1863 तक किया। अपने इस एक्सपेरिमेंट का पब्लिकेशन बेटा 1865 में एक लोकल जर्नल नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में इसे पब्लिश कराया। बेटा 1900 में 3 डिफरेंट नेशन के साइंटिस्ट ने मेंडल की रीडिस्कवरी की। बेटा बात करेंगे ग्रिफ्थ की। और ग्रिफ्थ ने अपने एक्सपेरिमेंट में बेटा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई नाम के बैक्टीरिया का यूज किया है। और बेटा उन्होंने माइस का भी यूज किया है। याद रहे कि बेटा ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई थे इसके 2 वेरिएंट मिलते थे। एक को आपने आर फार्म कहा था और एक को आपने एस फार्म कहा था। एक को स्मूथ और एक को रफ कहा गया था। बेटा ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल के लिए हम लोग ग्रिफ्ट को याद रखते हैं। और ग्रिफ्ट के एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बेटा एवरी मैक्लॉयड और मैकॉर्टी ने किया था। नेक्स्ट होगा बेटा हर्से चेज एक्सपेरिमेंट। हर्से चेज एक्सपेरिमेंट को हम लोग याद करेंगे। तो बेटा हर्से चेज के एक्सपेरिमेंट को अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल याद करते हैं। बेटा इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस का यूज किया है, रेडियो एक्टिव सल्फर और फास्फोरस का यूज किया और साथ में बेटा इन्होंने बैक्टीरियोफेज के साथ इन्होंने बेटा ई कोलाई का यूज किया है। ई कोलाई का भी यूज किया था। तो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के तौर पर बेटा बैक्टीरियोफेज वायरस और ई कोलाई का यूज हर्से चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था। नेक्स्ट बात करेंगे मीजल्सन एंड स्टल की। बेटा मीजल्सन स्टल ने अपने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज वायरस का यूज किया है और बेटा साथ में इन्होंने भी ई कोलाई का यूज किया है। ई कोलाई का यूज किया है। बेटा मीजल्सन एंड स्टल को याद करते हैं। वाटसन एंड क्रिक ने जिसने जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड दिया था डीएनए के रिप्लिकेशन का, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन प्रोकैरियोटिक मशीनरी का यूज करके मीजल्सन एंड स्टल ने किया। हैवी नाइट्रोजन का आइसोटॉप का यूज किया। टेलर बेटा नेक्स्ट होगा टेलर एक्सपेरिमेंट। याद रखेंगे बेटा टेलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में विक्सिया फेबा बीन का यूज किया था। याद रखेंगे बेटा टेलर ने
सेमी कंजर्वेटिव मेथड का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बेटा यूकैरियोटिक मशीनरी का यूज करके किया है। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बेटा रेडियो एक्टिव थाइमडीन का यूज किया था। टेलर के इस एक्सपेरिमेंट में उनके साथी भी बेटा पार्टनर बने थे। तो याद करेंगे टेलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटल मटेरियल विक्सिया फेबा का यूज किया। मेल्विन कैल्विन ने अपने एक्सपेरिमेंट में बेटा क्लोरेला और सेंडेस्मस का यूज किया है। हम लोग जानते हैं जी बेटा क्लोरेला यूनिसेलुलर प्रोटीन रिच एल्गी होती है। स्पेस ट्रेवलर्स फूड सप्लीमेंट के तौर पर बेटा इसे अपने साथ ले जाते हैं। तो मेल्विन कैल्विन को याद रखते हैं कैल्विन साइकिल के लिए, प्रिंसिपल ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट बात करें बेटा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो हमें याद होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन की यूनिट को आप टैक्सॉन कहेंगे, और बेटा टैक्सॉन के तौर पर आप स्पीसीज लोअर रैंक ऑफ इन कैटेगरी को बेटा हम लोगों ने स्पीसीज कहा है। यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम को हम लोगों ने न्यूरल सिस्टम की यूनिट के तौर पर बेटा न्यूरॉन्स को याद रखते हैं। अब बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है न्यूरॉन, नेफ्रॉन और नियोफ्रॉन में। तो न्यूरॉन तो बेटा न्यूरल सिस्टम की यूनिट हो जाती है, और बेटा नेफ्रॉन किडनी की यूनिट हो जाती है, और नियोफ्रॉन बेटा एक बर्ड का नाम है। किडनी की फंक्शनल यूनिट को हम लोग बेटा नेफ्रॉन कहते हैं, और नर्वस सिस्टम की यूनिट को न्यूरॉन कहा जाता है। और याद रखेंगे बेटा एनाटॉमिकल यूनिट मसल्स की, बेटा मसल्स की एनाटॉमिकल यूनिट को, स्ट्रक्चरल यूनिट को मसल्स फाइबर कहते हैं। इसी का दूसरा नाम बेटा मसल सेल्स होती है। बट याद रखेंगे ये स्ट्रक्चरल यूनिट है मसल्स की। और अगर बात हो जाए बेटा फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स की, तो बेटा फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और मसल्स को हम लोग बेटा सार्कोमेयर के तौर पर याद रखेंगे। सार्कोमेयर वो स्पेस है जो दो जेड लाइन के बीच में पाया जाता है। और बेटा फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस के तौर पर हम लोग जीन्स को याद रखेंगे। फादर ऑफ जेनेटिक्स के तौर पर मेंडल को याद रखते हैं। बेटा मेंडल के अकॉर्डिंग जो फंक्शनल यूनिट इनहेरिटेंस की थी उसे उन्होंने फैक्टर कहा, वही फैक्टर आगे चलकर बेटा जीन्स बना। और आज के दौर में हम लोग इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट के तौर पर जीन्स को याद रखते हैं। बेटा मेंडल को अपने फैक्टर का केमिकल नेचर पता नहीं था। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। बेटा नेचर की फंक्शनल यूनिट को इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम कहते हैं बेटा वो एरिया जहां पर इकोलॉजी परसिस्ट करती है उसे इकोसिस्टम कहेंगे। वो प्लेस जहां बेटा बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसे इकोसिस्टम कहेंगे। और बेटा इकोसिस्टम टर्म देने के लिए हम लोग एजी टेंसले को याद रखते हैं। एजी टेंसले को याद रखते हैं। एजी टेंसले को याद रखते हैं। और याद रखेंगे बेटा इकोसिस्टम दो तरह के मिले हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल भी दो तरह के मिले, या ठीक बेटा आर्टिफिशियल को मैन मेड कहते हैं। और बेटा हमें मैन मेड में दो कंडीशन याद रखनी होगी। एक्वेटिक मैन मेड किसे कहा गया, टेरेस्ट्रियल मैन मेड किसे कहा गया। किसे आप एक्वेरियम के तौर पर याद रखते हैं और किसे बेटा क्राफ्ट फील्ड के तौर पर याद रखते हैं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हम लोग सेल के तौर पर याद रखते हैं। इसका मतलब जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं बेटा उनको बनाने वाली फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट बेटा सेल कहलाती है। और सेल की स्टडी को साइटोलॉजी, और सेल की डिस्कवरी के लिए रॉबर्ट हुक को याद रखते हैं। और बेटा लिविंग सेल की डिस्कवरी के लिए एंटोनी वान ल्यूनहार्ट को याद रखते हैं।
स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट फीटस और मदर, तो फीटस और मदर का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट का कनेक्शन होता है बेटा, इसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। तो मदर और फीटस के बीच रिलेशनशिप को मेंटेन करना, कनेक्ट कराना बेटा, जो कनेक्ट कराने की यूनिट को प्लेसेंटा कहते हैं। आइए बात करें अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट की। क्या हम जानते हैं कि बेटा एल्गी को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट एंड स्टोर्ड फूड मटेरियल। अगर आपको याद आ जाए तो क्लोरोफिल ए और बी मिले, कैरोटीनॉइड मिले ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल ए सी फ्यूकोजेंथिन मिले ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल ए और डी आर फाइकोएरिथ्रिन मिले बेटा, उसे हम लोगों ने रेड एल्गी कहा था। स्टोर्ड फूड फॉर्म स्टार्च ऑयल ड्रॉपलेट्स मिले, स्टार्च ऑयल ड्रॉपलेट्स मिले ग्रीन एल्गी, और बेटा अगर फ्लोरोडेन स्टार्च मिले तो उसे रेड एल्गी कहेंगे, और बेटा लेबोडेरिन मैनिटॉल मिल जाए तो उसे ब्राउन एल्गी कहेंगे। क्या हम जानते हैं कि बेटा फंगस को 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ माइसिलियम, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी। अगर किसी फंगस के क्लास में सेक्सुअल स्पोर एस्को स्पोर बनेगा बेटा, उसे एस्कोमाइसिटिस कह दिया गया। बेसिडियो स्पोर बनेगा, बेसिडियोमाइसिटिस कह दिया गया। जर्नली सेक्सुअल स्पोर न बने, यूट्रोमाइसिटिस कह दिया गया। आइसोगेमस एन आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए, उसे फाइकोमाइसिटिस कह दिया। आइए बात करें सिंपल एपिथेलियम को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। तो सिंपल एपिथेलियम को स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल की बेसिस पर 3 टाइप में क्लासिफाई कर देते बेटा। पहला स्क्वैमस, दूसरा क्यूबॉइडल, और तीसरा फॉर्म का ल्यूमिनर होगा। अगर बनाने वाली सेल बेटा टाइल लाइक होगी, थिन होगी, डिफ्यूजन के लिए फेवरेबल होंगी, स्क्वैमस कहलाएगा। अगर क्यूब लाइक होंगी तो क्यूबॉइडल होंगी, और पिलर टाल लाइक होंगी तो इन्हें कॉल्यूमिनर एपिथेलियम कहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे पॉलिनेशन की। तो बेटा पॉलिनेशन को 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है बेटा। बेस है सोर्स ऑफ पॉलिन ग्रेन, सोर्स ऑफ पॉलिन ग्रेन की बेसिस पर पॉलिनेशन को हम लोग 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। अगर बेटा प्लांट भी सेम है, फ्लावर भी सेम है, ऐसे पॉलिनेशन को ऑटोगेमी कहेंगे, इसे सेल्फ पॉलिनेशन भी कहा जाता है। अगर बेटा प्लांट सेम है और फ्लावर अगर डिफर है तो इसे जिटनोगेमी कहेंगे। अब अगर प्लांट भी डिफर होगा और फ्लावर भी डिफर होगा तो बेटा इसे जीनोगेमी कहेंगे, और इसे ही हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आरक्यू की। तो बेटा जो आरक्यू होता है वो बेटा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। अगर रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट होगा तो बेटा RQ1 होगा, और प्रोटीन फैट होगा तो लेस देन 1 होगा। अगर रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन है तो RQ बेटा 0.9 होगा, फैट है तो 0.7 होगा। याद रखेंगे ये दोनों बेटा लेस देन 1 होंगे। पर याद रखेंगे कोई भी प्योर फॉर्म, नो प्योर बेटा, कोई भी प्योर फैट और प्रोटीन रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पर यूज नहीं होती, इस बात को भी याद रखेंगे। बेटा न्यूरॉन को हम लोग एक्सॉन और डेंड्राइट की बेसिस पर 3 टाइप में बांट देते हैं। पहला कहलाता है यूनिपोलर न्यूरॉन, दूसरा है बाइपोलर न्यूरॉन, तीसरा है मल्टीपोलर न्यूरॉन। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बेटा मल्टीपोलर होते हैं, और सेंसरी ऑर्गन में बाइपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कि बेटा जो मसल्स होती हैं उन्हें उनकी लोकेशन की बेसिस पर, मसल्स को उनकी लोकेशन की बेसिस पर 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहले टाइप को स्केलेटल मसल्स कहेंगे, दूसरे को विसरल कहेंगे, तीसरे को बेटा कार्डियक मसल्स कहेंगे। वो मसल्स जो
स्केलेटल्स आर्गन के पास होती हैं, स्केलेटल मसल्स कहलाती है। ये स्ट्रिप्ड होती हैं और वॉलंटरी इन नेचर होती है, अंडर न्यूरल कंट्रोल होती हैं। बेटा जो विसरल होती हैं वो अनस्टेटेड अनस्ट्रिप्ड होती हैं, पूरी फॉर्म स्ट्रक्चर रखती हैं और इनवॉलंटरी इन नेचर होती हैं। इन्हें आप स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। और बेटा थर्ड टाइप की मसल्स कार्डियक जो हार्ट में देखने को मिलती हैं, इन्हें इंटरमीडिएट मसल्स भी कहते हैं। बेटा स्केलेटल मसल्स के तरह तरह ये स्ट्रिप्ड होती हैं और विसरल आर्गन की तरह ये इनवॉलंटरी होती है। और इनमें बेटा इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है, इसे बेटा कम्युनिकेशन डिस्क भी कहा जाता है। तो बेटा मसल्स को हम लोग लोकेशन की बेसिस पर तीन कैटेगरी में बांट देते हैं, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। बेटा जो मसल्स फाइबर होते हैं उन्हें मायोग्लोबिन की प्रेजेंस के बेसिस पर दो टाइप में बांट देते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड रेड मसल्स फाइबर, अनदर इज कॉल्ड व्हाइट मसल्स फाइबर। बेटा मायोग्लोबिन ये रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन की तरह जो पाया जाता है मसल्स फाइबर में, वो मसल्स फाइबर जिनमें बेटा ज्यादा मायोग्लोबिन होता है उन्हें रेड मसल्स फाइबर कहते हैं। ये एनर्जी एरोबिक कंडीशन से गेन करती हैं। और बेटा जिनमें कम पाया जाता है उन्हें व्हाइट मसल्स फाइबर कहते हैं। तो बेटा मसल्स फाइबर को मायोग्लोबिन की बेसिस पर दो कैटेगरी में बांटते हैं, रेड मसल्स फाइबर और व्हाइट मसल्स फाइबर। आइए बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ऑरिजिन, डेवलपमेंट, बेटा स्क्लेरिन काइमा को उनके फॉर्म के वेरिएशन, स्ट्रक्चर के वेरिएशन, ऑरिजिन के वेरिएशन, डेवलपमेंट के वेरिएशन की बेसिस पर दो टाइप में बांट देते। फर्स्ट इज कॉल्ड स्क्लेराइड एंड सेकंड इज कॉल्ड फाइबर। तो फाइबर बेटा सिलेंड्रिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है और स्क्लेराइड बेटा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। स्क्लेराइड का ल्यूमन नैरो होता है और बेटा फाइबर का ल्यूमन वाइडर होता है। स्क्लेराइड के लिए हम लोगों ने चार अपीयरेंस पढ़ी है। बेटा ये सीड कोड ऑफ लेग्यूम में मिलता है, फ्रूट पल्प ऑफ गुआवा पियर सपोटा में मिलता है, लीफ ऑफ टी में मिलता है और बेटा फ्रूट वाल ऑफ नट में मिलता है। इन सारी कंडीशन को याद रखेंगे। फिर बात करते हैं बेटा जो लोकोमोशन होता है, इस लोकोमोशन को हम लोग तीन कैटेगरी में बांट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेड एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन। हैबिटेड और डिमांड ऑफ सिचुएशन की बेसिस पर लोकोमोशन को बेटा सिलियरी, फ्लैजिलर और मस्कुलर मूवमेंट के तौर पर याद रखते हैं। अगर लोकोमोशन कराने वाला स्ट्रक्चर सीलिया होगा तो इसे सिलियरी मूवमेंट कहेंगे, फ्लैजिला होगा फ्लैजिलर मूवमेंट कहेंगे और बेटा मस्कुलर होगा तो मस्कुलर मूवमेंट कहेंगे। और बेटा वो मूवमेंट जो डिस्प्लेसमेंट करा ले जाए उसे हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। अब बेटा सीलियरी टाइप का लोकोमोशन हमें पैरामीशियम में देखने को मिलता है, ट्रपैनोसोमा यूग्लिना में फ्लैजिलर देखने को मिलता है और बेटा हायर ह्यूमन बीइंग की बॉडी में बेटा मस्कुलर मूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें एक्सक्रीटरी वेस्ट की नेचर की बेसिस पर। एक्सक्रीटरी वेस्ट के नेचर के बेसिस पर, हैबिटेट और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की बेसिस पर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसे क्लासिफाई करते हैं तीन टाइप में। बेटा फर्स्ट इज कॉल्ड अमोनिया, सेकंड इज कॉल्ड यूरिया एंड थर्ड इज कॉल्ड यूरिक एसिड। बेटा सबसे पहले जो मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट बना उसे अमोनिया कहा गया। वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को रिलीज करते हैं अमोनियोटेलिक कहते हैं। बेटा इसे निकालने के लिए मोर वाटर की जरूरत पड़ती है, तो एक्वाटिक एडाप्टेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीटरी वेस्ट के तौर पर अमोनिया का यूज करती अमोनिया निकालते हैं। बेटा टेरेस्ट्रियल कंडीशन में रहने वाले यूरिया निकालते हैं और बेटा जीरोफिटिक कंडीशन में सैक्रिसिटी ऑफ वाटर वाली कंडीशन में रहने वाले यूरिक एसिड निकालते हैं। बेटा यूरिक एसिड जनरली पेस्ट और पीलट के फॉर्म में निकलता है। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा क्रोमोसोम की।
तो क्रोमोसोम को हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया बेटा पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर की बेसिस पर 4 टाइप में। किसी को आपने एक्रोसेंट्रिक कह दिया, किसी को मेटासेंट्रिक कह दिया, किसी को सब मेटासेंट्रिक, किसी को टेलोसेंट्रिक कह दिया। या सेंट्रिक मतलब बेटा सेंट्रोमेयर से है, टर्मिनल पार्ट पर है, मिडिल है, सब मिडिल है, या जस्ट बिलो टर्मिनल है। इसकी बेसिस पर हम लोग एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक कहलाते हैं। तो क्रोमोसोम को सेंट्रोमेयर की पोजीशन की बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है 4 तरह के का क्रोमोसोम के तौर पर। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा क्रोमोसोमल बिहेवियर की बेसिस पर मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेस फर्स्ट को 5 सब स्टेजेस में बांट देते हैं। पहली स्टेज का नाम लिप्टोटीन है बेटा, दूसरे को जाइगोटीन कहेंगे, तीसरे को पेकाइटिन कहेंगे, चौथे को डिप्लोटीन और 5वीं स्टेज डाइकाइनेसिस कहलाती है। बेटा मियोसिस की लॉन्गेस्ट फेज के तौर पर प्रोफेस फर्स्ट को याद रखते हैं, जो 5 सब स्टेजेस में बटी है। बेटा जो क्रोमेटिन होता है वो लपट लपट कर कंडेंस होकर लाइट माइक्रोस्कोप से विजुअल हो जाए, ऐसी स्टेज को लिप्टोटीन कहेंगे। बने हुए क्रोमोसोम पेयर बनाएं, होमोलोगस पेयरिंग कराएं, जिपिंग कराएं और सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनाएं, इस कंडीशन को जाइगोटीन कहेंगे। अब बेटा जो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है उनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्रॉसिंग ओवर करें, क्रॉसिंग ओवर करके रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाएं और यहीं पर एंजाइम रिकॉम्बिनेस काम करे, ऐसी स्टेज का नाम पेकाइटिन होगा। बेटा जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है वो डिसॉल्व हो जाए, एक्स से 66 मेटा नजर आए, ऐसी स्टेज को डिप्लोटीन कहेंगे। बेटा ये लॉन्गेस्ट फेज होती है, मंथ टू ईयर तक होती है। डाइकाइनेसिस होता है जहां टर्मलाइजेशन ऑफ 66 मेटा होगा और बेटा जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनका डिसअपीयरेंस की शुरुआत हो जाती है। तो सबको वन लाइनर अप्रोच में भी याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट बात करें, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है इकोसिस्टम की, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेटा डिपेंड करती है कि उस इकोसिस्टम में पाई जाने वाली प्लांट स्पीसीज कौन सी है, इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसा है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कैसी है और बेटा प्लांट की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कैसी है। चलिए बात करें फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी की, तो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा C4 प्लांट आर मोर इफेक्टिव देन C3। क्यों बेटा? क्योंकि C3 प्लांट फोटो रिस्पायरेशन करते हैं और C4 में फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता। तो इस तरह से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी बेटा 4 फैक्टर पर डिपेंड करती है। बात करेंगे बेटा अल्कोहलिक ड्रिंक की, तो अल्कोहलिक ड्रिंक जो होता है बेटा वो डिपेंड करता है रॉ मटेरियल पर और प्रोसेसिंग मोड पर। अब बेटा रॉ मटेरियल्स सीरियल्स हैं या बेटा फ्रूट है, उसी की बेसिस पर हम लोग टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक को क्लासिफाई करते। साथ में बेटा ये जो अल्कोहलिक ड्रिंक है वो फर्मेंटेशन से बने हैं या विदाउट फर्मेंटेशन से बने हैं, ठीक डिस्टिलेशन से बने हैं, विदाउट डिस्टिलेशन से बने हैं, इस प्रोसेसिंग मोड को भी याद रखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन की। तो बेटा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कंट्रोल होता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिट्राइटस और क्लाइमेटिक फैक्टर पर। बेटा अगर डिट्राइटस लिग्निन रिच होगा तो डिकम्पोजिशन स्लोअर होगा और अगर सुगर नाइट्रोजन रिच होगा तो डिकम्पोजिशन फास्टर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट के क्लासिफिकेशन की। तो बेटा प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट को क्लासिफाई किया गया है 4 ग्रुपों में ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। तो प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट को लोकोमोटरी ऑर्गन की बेसिस पर बेटा 4 ग्रुपों में बांट देते हैं, जिनके पास होती है स्यूडोपोडिया,
बेटा इन्हें अमीबॉइड प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट कहेंगे। जिनके पास फ्लैजिला होगा इन्हें फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट कहेंगे। जिनके पास सिलिया होगा इन्हें सिलिएटेड प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट कहेंगे। और जिनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होगा उन्हें स्पोरोजोवन कहेंगे। अमीबाइड प्रोटिस्ट के तौर पर बेटा अंट अमीबा और अमीबा को याद रखेंगे। मैराइन अमीबाइड प्रोटिस्ट में हम लोगों ने बेटा सिलिका शेल की प्रेजेंस देखी थी। आर्सेला अल्फीडियम को एग्जाम्पल के तौर पर याद किया था। ट्रपैनोसोमा को फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट के तौर पर याद किया। और बेटा पैरामीशियम को सिलिएटेड प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट को, और बेटा प्लाज्मोडियम को मलेरियल पैरासाइट को स्पोरोजोवंस के तौर पर याद किया। इन्हें ही आप मोस्ट नोटोरियस रिलेटिव ऑफ ह्यूमन बीइंग कहेंगे। तो बेटा ये था, क्या आप जानते हैं सीरीज का दूसरा एपिसोड। तो बेटा उम्मीद है कि आपने एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट का अनुभव लिया होगा और कुछ नई चीज भी आपको देखने को मिली होगी। तो बेटा एक सेकंड एपिसोड में हम लोग यहीं रुकेंगे और बेटा नेक्स्ट एपिसोड नंबर 3 के साथ नए वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए बेटा आप संगम सर बायोलॉजी के इस चैनल को शेयर करें और बेटा सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू सो मच।